हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे हिंदी का प्रथम चैप्टर, जिसमें हम प्रथम चैप्टर में आज देखेंगे वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, पहले हम देखेंगे वर्णमाला से थ्योरी, क्या थ्योरी है, उस थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसी के बाद दोस्तों 30 से 40 क्वेश्चन इसी चैप्टर पर आधारित 30-40 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वर्ण पर आधारित देखेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ध्वनि का उच्चारित या कथित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। दोस्तों, वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला दोस्तों वह भाग होता है जो वर्णों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। दोस्तों, ये जो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूलतः हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं दोस्तों, जिसमें 10 हमारे स्वर होते हैं और 35 हमारे व्यंजन होते हैं। और लेखन के अनुसार 52 वर्ण होते हैं, जिसमें हमारे 13 स्वर होते हैं और हमारे 35 व्यंजन और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। हम इन्हें देखेंगे दोस्तों आगे। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं स्वर। दोस्तों, यह स्वर है हमारे। स्वर में जो हमारे ये ब्रैकेट में दे रखे हैं 3, ठीक है दोस्तों, ये हमारे लिखित आधार पर किए जाते हैं। लेखन के आधार पर जो 52 वर्ण होते हैं उसके आधार पर 3 इन वर्णों को और अधिक जोड़ दिया गया है। ये आप बिना ब्रैकेट के देखेंगे ये 10 होंगे और आप इन्हें मिला देंगे तो 13 हो जाएंगे। तो कुल मिला के हम देखेंगे जो स्वरों की संख्या है वो 13 आती है। अब दोस्तों, इसमें कई बार ये कन्फ्यूजन होता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता भी है कि स्वरों की संख्या 13 होती है या 11 होती है। तो दोस्तों, जब भी एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो उसमें या तो वह 11 ऑप्शंस रखेगा या 13 ऑप्शंस रखेगा। इन दो ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शंस होगा और अधिकतर जो संभावना ऑप्शंस रखने की होती है वह 13 की अधिक होती है। अब देखते हैं दोस्तों व्यंजन। व्यंजन आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है और ये र ल व। इन व्यंजनों को अंतःस्वैत व्यंजन कहते हैं। नीचे दोस्तों देख सकते हैं हम ऊष्म व्यंजन श, जो 3 श आते हैं वो तीनों श ऊष्म व्यंजन में आते हैं और है भी ऊष्म व्यंजन में आता है। अब दोस्तों नीचे हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं दोस्तों, एक तो छिए, तिरे, गिये और सिरे। अब ये संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है दोस्तों ना, क्योंकि ये संयुक्त रूप से यानी 2 वर्णों से मिलके बने हुए शब्द हैं। जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर आपको छ बनाना है तो ये क, हलंत और श, इस तरह से त्र हमें बनाना है तो त, हलंत और र। इसी प्रकार से ये शब्द बनते हैं, यानी कि 2 शब्दों से मिलके जो शब्द बनते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। दोस्तों, इसमें जो व्यंजनों के प्रकार होते हैं अलग अलग प्रकार इसमें दे रखे हैं दोस्तों। कुछ इसमें स्पर्श व्यंजन आते हैं, उसके बारे में भी हम आगे अभी वीडियो में आपको बताएंगे। और इसमें जो क वर्ग, जो इनके बोलने का स्थान आता है, हमारे मुख से जब ध्वनि निकलती है तो जो उससे वर्ण बनता है उनका गले से, मूर्धा से, नाक से जिस प्रकार से हवा निकल के ध्वनि बनती है उसी के अनुसार हमने इस वर्गों को, इन जो वर्णमाला के शब्दों को बांटा गया है। तो जिसमें आप देखेंगे, हम आगे भी दिखाएंगे, हम थोड़ा सा अभी बता देते हैं। जैसे ये क वर्ग वाली लाइन आती है, इस क वर्ग वाली लाइन को कंठीय लाइन बोला जाता है। और ये च वर्ग वाली जो लाइन है ये तालव्य लाइन बोला जाता है, इस लाइन को तालव्य कहा जाता है। और ट वर्ग वाली जो लाइन है इसे मूर्धन्य कहा जाता है। त वर्ग वाली जो लाइन है जिसमें त, थ, दे, ध, न, ये दंतीय लाइन है। और प वर्ग वाली जो लाइन है ये ओष्ठीय लाइन है या ओष्ठीय वर्ग है। और ये अंतःस्वैत है, ये ऊष्म है और ये संयुक्त है। ठीक है दोस्तों, इसी से संबंधित कई प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में।
ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इन स्वरों को विस्तार पूर्वक कि स्वर में कौन कौन से स्वर या किस प्रकार से स्वर वर्गों में बटे हैं। हम इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी देखने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विकर से अवाद्य गति से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर और संधि स्वर। ठीक है दोस्तों, हम इसमें देखेंगे मूल स्वर। मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो हम इसमें देखेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिसके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह मूल स्वर या ह्रास्व स्वर कहे जाते हैं। तो ह्रास्व का मतलब ही दोस्तों कम होता है। तो जैसे कि ये हम इन अक्षरों को जब भी हम अपने मुख अक्षर से बोलते हैं, जैसे कि ए, ई, उ और ऋ, यानी कि इसके ध्वनि बोलने में हमें अधिक लंबा नहीं बोलना पड़ा, इसलिए इन्हें हम मूल स्वर या ह्रास्व स्वर कहेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे संधि स्वर। तो संधि स्वर वो होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी होती पड़ती है, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये भी दो प्रकार की दे रखी हैं, एक दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो इसमें हम दीर्घ स्वर में हम देख लेते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर में आ, ई और उ, आ, ई और उ। अब दोस्तों इसमें हम अंतर देखेंगे, जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे ए और इसे बोलेंगे आ। तो इसमें लंबा समय लगा बोलने में, इसमें हमें कम समय लगा बोलने में, इसलिए ये ह्रास्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसमें बोलने में अधिक समय लगा। जैसे हम इसे बोलेंगे ई और इसे बोलेंगे ई। ठीक है दोस्तों, इसमें अधिक समय लगा बोलने में। जैसे इसी प्रकार हम इसे बोलेंगे उ और इसे बोलेंगे ऊ, तो इसमें अधिक लंबा समय लगा। तो लंबा समय दीर्घ को बताएगा और कम समय ह्रास्व को बताएगा या मूल स्वर को बताएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें तीसरा जो पोर्शन है इसमें देख लेते हैं जो संयुक्त है। वे स्वर जो विजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर्ग कहते हैं, जैसे कि ऐ, आए, औ, औ, इस प्रकार के शब्द हैं। ये तो जानकारी हुई दोस्तों स्वरों के विषय में। अब हम देखते हैं व्यंजनों के विषय में। व्यंजन में देखते हैं दोस्तों कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, यानी इस ए के बिना हम किसी भी व्यंजन को नहीं बोल सकते। परंपरागत रूप से व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 मानी जाती है, परंतु द्विगुण व्यंजन दो होते हैं हमारे, एक ढ और ढ। इन दो व्यंजनों को जोड़ने के बाद में हमारे जो व्यंजनों की संख्या है वो हो जाती है 35 यानी 35। नेक्स्ट में हम देखते हैं दोस्तों व्यंजनों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन, इसके विषय में हमने पीछे भी अभी बताया था। हमने बोला था कि संपूर्ण जानकारी आगे देंगे, हम बता रहे हैं आपको कि संपूर्ण जानकारी इसमें स्पर्श व्यंजन में क्या है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष तक यानी किसी स्थान पर टकराती है। जब हवा हमारे फेफड़ों से बोलने के लिए निकलती है तो ध्वनि बनने से पहले वो हमारे मुंह के किसी अंग से टकराती है और टकराने के बाद ही उसमें ध्वनि आती है। जिस प्रकार जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से स्पर्श करते हुए निकलती है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग जो हमने पीछे अभी बताए थे आपको, कै वर्ग को कंठीय कहते हैं, च वर्ग को तालव्य कहते हैं, ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, त वर्ग को दंतीय कहते हैं, प वर्ग को ओष्ठीय कहते हैं। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम कंठीय, तालव्य, मूर्धीय, दांतीय, ओष्ठीय
या कंठीय पहले हो सकता है या ओष्ठीय बाद में हो सकता है, परंतु जो सही क्रम आता है वह यही आता है, कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय और ओष्ठीय। ये हम देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें कंठीय वर्ग। कंठीय वर्ग कौन सा आता है? जो कै, ख, ग, घ, ण, ये जो वर्ग आते हैं ये कै वर्ग में आते हैं। कै वर्ग को हम बोलते हैं कंठीय। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में अवश्य बनते हैं। कंठीय, तालु, मूर्धन्य के बारे में परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए यह हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तालव्य, जो तालु से हवा टकराती है, वह च वर्ग आता है, चे, छे, जे, झे, उए। अब दोस्तों इसमें आप इसके साथ में ये भी देखते चलें, अघोष और सघोष ये क्या है, और अर्प्राण और महाप्राण, इनसे भी संबंधित एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों जो हमारे स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन में जो पहला वर्ग, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ये वाला पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस प्रकार से ये बटे हैं। तो पहला और जो दूसरा होता है ये हमारा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये हमारे सघोष होते हैं। ये हमारा याद करने का तरीका है, हम इस तरह से याद कर सकते हैं। पहला और दूसरा अघोष में आता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष में आता है। हम सघोष को जो है दोस्तों, ये जो सघोष है, हम सघोष को घोष नाम से भी जानते हैं। सघोष ना देकर एग्जाम में घोष दे दिया जाता है। अब इसमें दोस्तों हम देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण ठीक उसी प्रकार है व्यंजनों में जैसे स्वरों में हमारा मूल स्वर्ग और हमारा दीर्घ स्वर था। कम हवा निकलना और अधिक हवा निकलना मुंह से। अल्पप्राण में मुंह से हवा कम निकलती है, महाप्राण में अधिक निकलती है। जिस प्रकार हम बोलते हैं कै, ये बहुत जल्दी बोला और कम समय में बोला। ख, इसमें मुंह से हवा हमारे अधिक लगी और लंबे समय के लिए बोला गया। तो अल्पप्राण जो कम समय में बोला जाए, महाप्राण जो अधिक समय में बोला जाए। ये अल्पप्राण कम समय वाला, महाप्राण अधिक समय वाला। तो और इसमें दोस्तों ये जो हमारा पंचमा अक्षर है, ये हमारा नासिक के व्यंजन भी आता है। इस पंचमे अक्षर की ये खासियत होती है कि पांचवा अक्षर आप बिना नाक में हवा लाए नहीं बोल सकते। जब पांचवा अक्षर बोला जाता है तो नाक से आवाज़ अवश्य निकलती है, ये उसी के साथ बोला जाता है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों मूर्धन्य। मूर्धन्य जो हमारा ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य में आता है, और ट वर्ग के साथ में र और ये वाला जो स आता है ये भी मूर्धन्य में ही आता है। और दोस्तों यह और श भी हम देख सकते हैं, यह और स जो आता है ये तालु में आता है, और है और अंग और अह ये जो आता है ये हमारा कंठीय में आता है। और ये और अंग और अह को जो हम जानते हैं दोस्तों, इन्हें हम विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों दंतीय। दंतीय में हम देखेंगे, दंतीय में त, थ, द, ध और न, इसके साथ में दोस्तों ल और व, ये शब्द जो है ल और व, यह शब्द भी इसके अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में दोस्तों स्पर्श व्यंजन के जो लास्ट में आता है वो ओष्ठीय व्यंजन आते हैं, जिसमें हमारा प, फ, व, ये ओष्ठीय इन्हें इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ओष्ठीय का मतलब ये है कि ये बिना होठों के इस्तेमाल के हम इन शब्दों को नहीं बोल सकते। आप बोल के भी देख सकते हैं दोस्तों। यदि आप जब प बोलेंगे ना तो आपके सबसे पहले होठ ही मिलेंगे, फ में भी आप होठ ही मिलेंगे दोस्तों, व में भी आपके होठ ही मिलेंगे, और भ में भी आपके होठ ही मिलेंगे। यदि आप दोस्तों बिना होठ मिलाए इन शब्दों को बोलने की कोशिश करें तो आप इन शब्दों को बोल ही नहीं सकते। दोस्तों व्यंजन के हमारे कुछ और भाग भी देखते हैं अब अंतस्वद व्यंजन। अंतस्वद व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच
या स्वरों तथा व्यंजनों के बीच स्थित होता है उसे हम अंत्यस्वत व्यंजन कहते हैं। तो अंत्यस्वत व्यंजन दोस्तों 4 ही अंत्यस्वत व्यंजन आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं य, रे, ले और वे। ये शब्द 4 शब्द हमारे अंत्यस्वत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसमें भी जो ये शब्द आते हैं तो इनका उच्चारण स्थान हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक तालव्य है, व्यंजन है, और ये तालु इसका बोलने का स्थान है। तालु से जब ये बोला जाता है तो हवा तालु से टकराती है। ये वतर्ष्य है और दंतमूल, और लय वतर्ष्य और दंतमूल, व दंतोष्ठीय। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और अधिकतर स्टूडेंट इसे बिना पढ़े जब जाते हैं तो गलत करके आते हैं। और दोस्तों ये जितने भी हैं 4 जो हमारे अंत्यस्वत व्यंजन दे रखे हैं 4, इन चारों को सघोष हैं। ये घोषात्व के आधार पर इन्हें पूछा जाए तो ये चारों के चारों घोष में है और अल्पप्राण है, यानी कि इन्हें बोलने में कम समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या ऊष्मा पैदा करे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी 4 वर्ण आते हैं दोस्तों। जिस प्रकार हमारे पिछले वाले में अंत्यस्वत में 4 वर्ण थे, उसी प्रकार से इसमें भी 4 वर्ण हैं। जो 3 तो से आते हैं दोस्तों, वह है श और एक है। ये जो वर्ण आते हैं 4, चारों के चारों का आप इनके स्थान देख सकते हैं। इस श का तालव्य, इस श का मूर्धन्य, इस श का वतर्ष्य और है का स्वतंत्रीय स्वरयंत्र में। आप इनमें देख सकते हैं दोस्तों जो 3 शब्द आते हैं, ये तीनों से आते हैं, वह अघोष में आते हैं और तीनों महाप्राण हैं। महाप्राण का मतलब है कि इनके जब हम इन्हें बोलते हैं तो इन्हें बोलने में हमारे वायु अधिक निकलती है मुंह से, यानी थोड़ा लंबा समय लगता है बोलने में। और नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों उक्षिप्त व्यंजन। ये 2 व्यंजन आते हैं दोस्तों, ढ और ढ। इसमें ये इस प्रकार के व्यंजन होते हैं दोस्तों कि जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा पर स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। तो इसीलिए जब इन्हें बोलते हैं तो बोलने में थोड़ा सा अजीब लगता है। ढ और ढ हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत में नहीं है दोस्तों। ये हमारे पुराने व्यंजन नहीं है, ये हमारे नए विकसित व्यंजन हैं हिंदी के द्वारा। और दोस्तों इसमें जो दे रखा है उड़े, ये मूर्धन्य है और सघोष है और अल्पप्राण है। इसमें हवा कम निकलेगी, यानी कि ये कम समय में बोला जाने वाला। और ढ ये जो शब्द है हमारा, ये लंबे समय में बोले जाने वाला शब्द है। ये है तो मूर्धन्य ही और सघोष है और महाप्राण है, यानी कि इसके बोलने में हवा अधिक हमारे मुख से निकलेगी। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी हमने दी थी आपको स्वर और व्यंजनों के बारे में। दोस्तों यदि आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखी है और आपने पहले इस विषय के बारे में पढ़ रखा है तो हम अभी आपको 40 क्वेश्चंस इसमें करा रहे हैं। यदि आपने ये पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ रखा है और हमारे वीडियो को अच्छी तरह से समझा और देखा है तो आप उन 40 के 40 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे और 40 को राइट क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। आप उसमें एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, जिसमें हम देखते हैं प्रथम क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण पाए जाते हैं? हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? तो कितने वर्ण हैं दोस्तों? ये है वामन, यानी 52। नेक्स्ट, स्वर किसे कहते हैं? दोस्तों स्वर, इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आप बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं दोस्तों। हम सही आंसर आपको बताएंगे, जिसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता हो, बिना किसी अवरोध के होता हो, वह स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है?
दोस्तों कितनी है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या? व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। ठीक है दोस्तों, यदि हम दोस्तों ये शब्द अगर बढ़ा देते हैं इसमें ड और ड़, ये जो हमारा उच्छिप्त व्यंजन है, तब हमारी संख्या 35 हो जाती है। परंतु इस क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा राइट आंसर होगा वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्वतः व्यंजन। दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ाया है अंतःस्वतः व्यंजन। यदि आपने वीडियो अच्छी तरह से देखी है और समझी है तो आप तुरंत ही बता सकते हैं कि अंतःस्वतः व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों अंतःस्वतः व्यंजन होते हैं डी, ऑप्शन डी, ये, र, ल, व। ये हमारे अंतःस्वतः व्यंजन हैं, ये हमारे विसर्ग हैं, ये हमारे संयुक्त हैं और ये हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। हमें कंप्लीट जानकारी प्रीवियस वीडियो से हो जाएगी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, क्षे, त्रे और गे की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। स्वतंत्र वर्णों में इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट में निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। इसमें आप बताएं दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। तो आपको जब स्पर्श व्यंजन का पता लग जाएगा, यदि आपने पीछे वीडियो हमारा देखा है सही और आपने पहले भी अगर पढ़ रखा है, तो अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो एलिमिनेट करना सीखें। जैसे कि ये आप से जानते हैं दोस्तों, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है, ये हमारा अंतःस्वतः व्यंजन है हमारा ऊष्म व्यंजन है, तो बचा छ, ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। हम इस तरह से भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पक्ष स्वर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? तो इसमें पक्ष स्वर है आ, जिसमें से आवाज हमारे मुख के पीछे के हिस्से से आती है, वह हमारे पक्ष स्वर वहां से निकलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोगवाह है? अब दोस्तों आयोगवाह जो चिन्ह कहा जाता है, इन चिन्हों को विसर्ग के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें कौन से हैं? वे हैं विसर्ग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो ये क्या है दोस्तों? छ का ये कौन से वर्ग में आता है? अब दोस्तों हमें वर्ग अगर हमने पढ़ रखे हैं तब हम बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। ये दोस्तों छ वर्ग का उदाहरण है, ये छ वर्ग का है। और छ वर्ग जो आता है दोस्तों वो आता है तालव्य। छ वर्ग हमारा तालव्य में आता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, तालव्य। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। यदि आप इसे देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, क्षे, त्रे, गे और श्रे। ये हमारे 4 व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है और ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ये हमारे 3 संयुक्त व्यंजन हो गए। इन्हें हमने पहचान कर ली है, इसलिए आसानी से हमने यहाँ बता दिया। आप भी अगर पहचान कर लेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। हमें आंसर में यही पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो वी होगा, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट में तालव्य व्यंजन। दोस्तों ये जो स्पर्श व्यंजन के जो वर्ग दे रखे हैं, ये हमें वर्ग पता होने चाहिए। अब देखो इसी वर्ग से संबंधित पूछ लिया कि बताइए कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं। अब तालव्य व्यंजन आप तभी बता सकते हैं जब आपको प्रत्येक वर्ग, कै वर्ग, टै वर्ग, चै वर्ग, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम देखते हैं, हम पीछे से देखते हैं डी में। ये हमारा दोस्तों ओष्ठ से बोले वाला है, तो ये हमारा ओष्ठीय वर्ग है। और टै हमारा ये मूर्धन्य वर्ग है। और दोस्तों हमारा तै, थे, दे, ये हमारा दंतीय वर्ग है। तो बचा हमारा छ। हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं यदि हमारे याद नहीं है, या हमें अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम एलिमिनेट करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये जो हमारा छ वर्ग है, ये छ वर्ग हमारा च, छ, ज, झ, ये हमारा तालव्य वर्ग में आएगा।
नेक्स्ट में ये, रे, ले, वे किस वर्ग के व्यंजन हैं दोस्तों? तो किस वर्ग के हैं? तो दोस्तों इसमें हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये अंतःस्वत व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? दोस्तों अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक वह शब्द होते हैं जिसमें जो हमारे मुख से हवा निकलती है या आवाज़ निकलती है वह मुख और नाक दोनों से निकलनी चाहिए। नाक और मुंह दोनों से का संबंध हमारे अनुनासिक से होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो मैंने अभी पीछे बताया भी था और दोबारा बता देता हूं दोस्तों कि अनुनासिक वर्ग व्यंजन जो होते हैं, जैसे कि आप स्पर्श व्यंजन में देखेंगे, और स्पर्श व्यंजन में जैसे कि आपने देखा के, ख, ग, घ, ण, ये आप देखेंगे तो इसमें जो पांचवा अक्षर होगा, इसमें चाहे वो हमारा च वर्ग का हो या ट वर्ग का हो या प वर्ग का हो, जो पांचवा अक्षर होगा हमारा, वह हमारा ये मान सकते हैं कि अनुनासिक व्यंजन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वर्ग का पंचमा अक्षर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ग का पंचमा अक्षर ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण होती है। वर्ण, इस ऑप्शंस में वर्ण दे रखा है, सबसे छोटी इकाई वर्ण ही है, तो वर्ण हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? आप ये कह सकते हैं तो शब्दों का समूह, शब्द गणना को, या वर्णों के संकलन को। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह। दोस्तों वर्णों का समूह तो होता है, परंतु वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट में निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं? यदि दोस्तों आपने अगर स्पर्श व्यंजनों को ठीक तरह से पढ़ा है तो आप ऑप्शंस को देखते ही बता देंगे कि कंठीय व्यंजन कौन सा होगा। कंठीय वर्ग जो क वाला वर्ग होता है वह कंठीय व्यंजन होता है। तो क का ऑप्शन नंबर ए, के और ख, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अब दोस्तों आप मूर्धन्य व्यंजन के बारे में देखेंगे तो हमें मूर्धन्य व्यंजन पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ग है। मूर्धन्य व्यंजन की हमारी ट वर्ग की लाइन आती है और ट वर्ग के दो अक्षर इन्होंने मिसिंग कर दिए हैं, और उसके दो वर्ग के बाद जो दो वर्ण हैं वो लिए गए हैं तीसरे और चौथे नंबर के। तो वह वर्ण है ये ट वर्ग के वर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों मैंने अल्पप्राण के बारे में अभी बताया ही है। अल्पप्राण वह होता है जो बहुत कम समय में बोला जाता है या उसके बोलने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है, तो वह हमारा अल्पप्राण होता है। तो अल्पप्राण हम दोस्तों कह सकते हैं जैसे कि हमारा के वर्ग आ गया, क, ख, ग, घ और ण, ये इस प्रकार के वर्ण आ गए। तो इसमें हमारा प्रथम अल्पप्राण होगा, ये महाप्राण होगा, ये अल्पप्राण होगा, इस तरह से दोस्तों ये महाप्राण होगा। तो हम इस तरह से पहचान भी कर सकते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण कौन सा होगा। तो ये दोस्तों क और ग, ये हमारा अल्पप्राण होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क और ग, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? दोस्तों नासिक्य व्यंजन वो होता है जो हमारे स्पर्श व्यंजन में होते हैं। स्पर्श व्यंजन में जो पांचवा अक्षर होता है वो हमारा नासिक्य व्यंजन होता है, और इसमें जो पांचवा अक्षर है और ये है, ये हमारा पांचवा अक्षर है, तो इसका राइट आंसर होगा नासिक्य, वी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? दोस्तों इसमें अमानक वर्ण कौन सा है? इसमें अमानक वर्ण है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ये दोस्तों ये जो ध्वनियाँ हैं ये किसकी ध्वनियाँ हैं? ये कौन सी भाषा के ध्वनियाँ हैं? जिसमें दोस्तों आप देख रहे हैं आप के, ग, ज, फ के नीचे नुक्ता लगा है,
तो जो नुक्ता की प्रक्रिया है वो जो ली गई है वो अरबी फारसी भाषा से ली गई है। तो ये अरबी फारसी में नुक्ता लगाने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? वो 52 होती है, 52। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? वह मूल स्वर है, घोषत्व है, तालव्य है या संयुक्त वर्ण है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है। जो हमारे 4 संयुक्त वर्ण होते हैं उन संयुक्त वर्णों में एक ये छ भी है। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये दोस्तों ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, आप इसे नोट करें। ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, यूपी के लगभग कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा के, ऑप्शन नंबर ए। गे वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों जो गे वर्ण है ये किस शब्दों के मिल से बना है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन में आता है। ये संयुक्त व्यंजन का मतलब ये होता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ वर्ण। तो वह कौन कौन से हैं? यह है ज, आधा ज और ञ, इन शब्दों से मिलकर ये गे बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? इसका राइट आंसर श है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कौन सा है इसका उच्चारण स्थान? ये कौन से वर्ग में आता है? ये कै वर्ग में आता है। और कै वर्ग कौन से के अंतर्गत आता है? वह कंठ वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी होगा। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? दोस्तों संयुक्त व्यंजन इसमें गे होगा। यदि आप वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि जो संयुक्त व्यंजन है वो हमारा गे है। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? अब दोस्तों यहां पूछा है कि दंतीय नहीं है, दंतीय नहीं है। तो इसमें जो दंतीय नहीं है आप देखेंगे जो हमारा तय वर्ग आता है वो दंतीय में आता है। और हमारा ये जो 3 अक्षर हैं प्रथम, ये तीनों तय वर्ग में आते हैं। जब तय वर्ग में आते हैं तो ये सारे के सारे दंतीय होंगे। और जो हमारा ट है ये हमारा मूर्धन्य वर्ग में आता है। तो पूछा है कौन सा दंतीय नहीं है? तो दंतीय इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकारांत कहते हैं। ये क्वेश्चन फिर दोस्तों बहुत बार अधिकतर परीक्षाओं में ये आने वाला क्वेश्चन या आ चुका क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? उसे अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 6 वर्ण किसके योग से बना है? दोस्तों अभी हमने ऊपर देखा था कि गे वर्ग किससे बना था। अब ये यहाँ आया है कि ये जो वर्ण है ये किसके शब्दों के मेल से बना है? 2 शब्दों से मिलेगा तभी तो संयुक्त वर्ण कहलाएगा। तो वह कौन कौन से वर्ण हैं? वह ये है ऑप्शन नंबर ए, आधा के और से, इनसे मिलकर ये बनता है छे। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों स्वरों की कुल संख्या? कुल संख्या है 13। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है दोस्तों? ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये स्वर नहीं है क्योंकि ये हमारा नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? कौन सा इसमें एक ऐसा वर्ण है जो ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग का घ नहीं है, ये क वर्ग का है हमारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ये वर्ण क्या कहलाते हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं ये कंठ तालव्य वर्ण है हमारे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में आयोगवा वर्ण कौन से हैं? तो आयोगवा वर्ण कौन से हैं? आयोगवा वर्णों को हम विसर्ग भी कहते हैं दोस्तों। वह हैं ये ऑप्शन नंबर डी अंग और अह। निम्नलिखित में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो वह ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में द्वित्व व्यंजन है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ये जो स आते हैं और है आता है, ये भी हमने पीछे बताया है अपनी वीडियो में कि ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं। ये दोस्तों संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, संघर्षी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आज हमने पूरी कोशिश की वर्णमाला समझाने की आपको। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों पास में ही दबे बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।